Euclid's geometry. This is for class 9 chapter 5 Euclid's geometry. Okay, this is the chapter from which geometry begins. Okay, so that's why we study Euclid's geometry first, because it is the backbone of geometry. Euclid was the first scientist who discovered, who wrote all the information about geometry in his postulates, axioms and definitions. Okay, तो ये जो चैप्टर है हमारा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या आप स्टडी करने वाले हो, क्या बता रहा है यूक्लिड्स ज्योमेट्री? सबसे पहले ये जो ज्योमेट्री है, हमें लग रहा है कि ये कोई मॉडर्न चीज़ है जो हम अभी हमने इसको पढ़ना चालू किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे और जो हमें एक्सकेवेशन से आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ओल्ड सिविलाइजेशंस थे वो बहुत एडवांस थे और वो बहुत ही एक्सटेंसिवली ज्योमेट्री का यूज़ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्शियन लोग कैसे करते थे, वहाँ पे जो नाइल रिवर थी उसके बिसाइड्स में जो भी गांव बसे हुए थे, जब वहाँ पे फ्लड आता था नाइल रिवर में, तो वहाँ पे जो भी सराउंडिंग फील्ड्स होते थे, खेत होते थे, वो पूरे पानी में डूब जाते थे। तो जब वो वाटर वापस जाता था, तो जो फील्ड्स है उसको वापस मार्किंग करने का काम जो है, वापस जो मार्किंग करने का काम है, वो उनके पास वो बाउंड्री को प्रॉपर कैलकुलेट करके ज्योमेट्रिकल फंडामेंटल्स लगा के वो पूरे बाउंड्रीज को प्रॉपरली सेटअप करके फील्ड्स को वापस सबको जिसकी फील्ड जो भी थी उसको वो एरिया असाइन करते थे। सेकंड जो हमें मिला हुआ है विटनेस जो हमें मिला हुआ है ज्योमेट्री के एडवांसमेंट का, सेकंड है कि फॉर एग्जांपल जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो एक्सकेवेशंस मिले, उसमें जो लाइन्स है वो एग्जैक्टली पैरेलल है। एग्जैक्टली पैरेलल कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब वो कैलकुलेट करके दोनों रूट्स के रूट्स बनाए हैं। सेकेंडली उसमें जो भी ब्रिक्स यूज हुए थे वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में थे, मतलब 4:2:1। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो इस साइज की ब्रिक थी, मतलब 4:2:1 मतलब 4 इनकी लेंथ, 2 इनकी विड्थ और 1 इनकी हाइट। तो सारे जितने भी ब्रिक्स थे वो उतने ही साइज के थे। ये कब पॉसिबल है? जब अगर आप बिल्कुल प्रॉपर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस करते हो। तो उसके बाद जो उनकी ग्रेनरीज होती थी, ग्रेनरीज भी उनके पिरामिड्स के साइज़ की होती, जो पिरामिड्स के भी कैलकुलेशंस थे, जो पिरामिड्स का स्ट्रक्चर था वो भी वेल बिल्ट था। तो ये सब जो हमें जो भी क्लूज मिल रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ज्योमेट्री हमारे एंशिएंट टाइम से बहुत ज़्यादा डेवलप थी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिया है वो थेल्स ने दिया है, और थेल्स का एक स्टूडेंट सबसे पहला प्रूफ कौन सा था कि अगर इफ़ यू आर हैविंग अ सर्कल एंड यू हैव इफ़ यू आर हैविंग अ सर्कल एंड यू हैव अ डायमीटर, देन योर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब डायमीटर कैसे भी बहुत सारे इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं आपके सर्कल में, तो अगर आप डायमीटर से उसको डिवाइड करें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो आपका सबसे पहला प्रूफ था वो दिया था थेल्स ने। फिर थेल्स का ही प्यूपिल था, स्टूडेंट था पाइथागोरस, जिसने हमें सबसे फेमस पाइथागोरस थ्योरम दिया है जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एडवांसमेंट हुई है सब, उसके बाद आया है एक मैथमेटिशियन यूक्लिड, जो कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। उन्होंने क्या किया कि जितना भी ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि वो सब स्कैटर्ड थी, पूरी वर्ल्ड में जो भी ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन थी वो सब स्कैटर्ड थी। तो उसने सोचा कि मैं सब चीज़ को एक साथ असेंबल करता हूँ, जोड़ता हूँ, ताकि इससे कुछ आउटकम निकल कर आए। तो उसने क्या किया कि उसने जितना भी था, जितनी भी नॉलेज थी ज्योमेट्री के बारे में, जितने भी एडवांसमेंट्स थे, उन सब को कलेक्ट करके, कंपाइल करके उसने अपने कुछ एलिमेंट्स बनाए। तो उस एलिमेंट्स में था क्या? एलिमेंट्स में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो था डेफिनेशंस, सेकेंड थे एक्सियम्स और थर्ड थे पोस्टुलेट्स। तो अब डेफिनेशंस क्या होते हैं? डेफिनेशन फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी पूछता है कि डेफिनेशन किसी चीज़ की कि व्हाट इज एयर, तो क्या सिर्फ साइंटिफिक डेफिनेशन है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। अब ये जो चीज़ है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? मूविंग, एयर, विंड। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये एयर क्या है, अब इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो अब इसमें जो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, अगर मुझसे कोई पूछे एयर क्या है, तो मैं बोलूँगी एयर गैसेस है। तो आप फिर पूछोगे कि गैसेस क्या है, मैं बोलूँगी गैसेस का जो मिक्सचर है उसको हम एयर बोलते हैं। गैसेस क्या है, मैं बोलूँगी
स्टेट ऑफ मैटर है। फिर कोई पूछेगा कि मैटर क्या है, मतलब इस तरीके से अगर कोई डेफिनेशन देती हूँ तो ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन चलती जाएगी, तो कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है इसको हम एयर बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ प्लांट, तो प्लांट की बहुत सारी डेफिनेशन है, पर हमने इन एंड अराउंड प्लांट्स को देखा, हमने इन एंड अराउंड एनिमल्स को देखा, तो ये जो है ये एनिमल्स है, ये जो है ये प्लांट्स है, और फिर ये इन चीज़ों को लेके हम फर्दर डेफिनेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए यूक्लिड ने क्या किया कि कुछ अपने डेफिनेशंस दिए। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है, सबसे पहली चीज़ आती है आपका पॉइंट। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपकी आती है पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, अगर मैं पॉइंट की डेफिनेशन दी तो बहुत सारे इनफाइनाइट में बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो उसने बोला कि जो डॉट अगर मैं ड्रॉ कर दूँ बोर्ड के ऊपर तो वो होता है पॉइंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हो, अगर आप इसको देख रहे हो मार्कर को, ये लाइन के जैसा शेप का है, अगर मैं बोल रही हूँ एक पेंसिल या एक मार्कर लाइन के शेप का है तो इसके पास लेंथ है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है ना उसके पास में हाइट है, उसके पास सिर्फ पोजीशन होती है जिसको हम लोकेट करते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से, पर उसका कोई डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है ना हाइट है, आजकल तो n डायमेंशंस है, 5 डायमेंशंस है, लेकिन इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, उसको आपने पॉइंट बोला, ठीक है। तो आपने उसको बोल दिया कि जो डॉट है वो पॉइंट है। फिर भी डॉट का अगर मैं ड्रॉ करी तो कुछ तो डायमेंशन है, पर हम ये एज्यूम करते हैं जो सिंपल से डॉट डाला है उसमें कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लाइन क्या है, लाइन क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ पेपर, ठीक है, और पेपर को अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो ये जो मुझे मिलता है एज, ये लाइन। कोई भी अगर आप चीज़ लेते हो, सरफेस लेते हो, जैसे टेबल है, ये मेरे पास बुक है, तो ये जो बुक का एज है वो भी लाइन है, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन किया लाइन को। अब उसने पूछा प्लेन क्या है, सबसे पहले आ गया आपका पॉइंट, पॉइंट के बाद आ गया लाइन, लाइन के बाद आता है आपका प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोर्ड है, हाँ, तो बोर्ड को मैंने क्या कहा कि ये प्लेन है। अगर मैं अपने टेबल का टॉप देखती हूँ तो वो मेरा प्लेन है, अगर इसमें फ्लोर को देखती हूँ तो ये प्लेन है। प्लेन क्या होता है, जिसके पास 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ऐसे उसने 3 मेन चीज़ों को डिफाइन किया जो ज्योमेट्री के बेसिक एंटिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, उसके बाद में लाइन, उसके बाद में प्लेन, और उसके बाद तो बहुत कुछ जा सकते हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, फिर तो 3 डायमेंशन एंड डायमेंशन को आप डिस्कस कर सकते हो। तो उसने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को दिया है, कुछ एक्सियम्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो सबसे पहले मैं यूक्लिड्स के डेफिनेशन की एक जो 7 डेफिनेशंस है उसको मैं डिस्कस करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी आपको, और एक्सियम्स। आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशंस और एक्सियम्स पे, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। विच हैज़ नो पार्ट मतलब ना उसमें लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, सिंपल जो डॉट है उसको आप पॉइंट बोल रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है, कुछ नहीं, बस उसकी एक पोजीशन होती है कि कहाँ मैं उसको पुट करती हूँ, ठीक है। वो पोजीशन डायमेंशन की होती है, ठीक है। सेकेंड है, अ लाइन इज ब्रेडलेस लेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेक्टेंगल बोल रही हूँ, अगर मैं रेक्टेंगल बोल रही हूँ, रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों चीज़ होती है, लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है। अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, तो उसमें क्या है, ये लेंथ है और ब्रेड्थ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लाइन, ये जो एज दिख रहा है ये लाइन है, इसमें सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि आपकी लाइन क्या है, ब्रेडलेस लेंथ, मतलब वो लेंथ जिसमें ब्रेड्थ नहीं है। तो होती है, अगर आप लाइन को देख रहे हो तो लाइन में सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होता, ठीक है, उसको लाइन बोला। थर्ड, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर आप बोल रहे हो कि ये लाइन है तो इसके जो एंड्स हैं वो क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। ये ऑब्वियस फैक्ट्स है जिसको उसने डेफिनेशन में पुट किया, ठीक है। फिर फोर्थ है, अ स्ट्रेट लाइन इज द लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है एक जैसे। अगर मैं एक रोड पे चल रही हूँ जो बिल्कुल फ्लैट है तो मैं क्या बोलूँगी कि ये जो रोड है वो इवन है। पर अगर मैं कोई आउटर एरिया में जा रही हूँ जहाँ पे कि बहुत ही रोड अच्छे से नहीं बना है, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, ऊपर खाबड़ रोड है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो अनइवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीधा रोड है, फ्लैट रोड है, तो ये इवन है, इवन एक जैसा। इवन का मतलब क्या होता है, एक जैसा। और अगर ऐसा रोड है तो ये अनइवन है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ पॉइंट्स नीचे, ये अनइवन होता है। तो लाइन क्या होता है, मैंने बोला कि लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर पॉइंट्स इवन होते हैं
अलाइंड होते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा ऐसा होगा तो लाइन नहीं बनेगा, कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो ये पॉइंट्स इवन नहीं है, अनइवन है, ठीक है। तो इसमें क्या डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, कि उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो एक अलाइंड है, ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर कुछ नीचे, ये उसका मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट है अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, जैसे सरफेस है, ये मैं सरफेस बोल रही हूँ उसको, ठीक है। जो भी आपका रेक्टेंगल जो भी दिख रहा है आपको, ये बोर्ड है ये भी सरफेस है, फ्लोर भी सरफेस है, ये पेज जो ये भी सरफेस है, इसके पास दो डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हो गया। सिक्स्थ है द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन, अगर आपको दिख रहा है ये सरफेस, ये लाइन है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, और ये तो जो एज है किनारे हैं वो सारे क्या है, लाइन्स है, ये इसका मतलब। अगर मैं टेबल का देख रही हूँ ऊपर का सरफेस, तो जो भी एजेस होंगे वो आपकी लाइन्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला डेफिनेशन क्या बोल रहा है, लास्ट वाला डेफिनेशन बोल रहा है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। जैसे मैंने अभी आपको बताया लाइन के लिए, अगर ये सरफेस है, ये सरफेस दिख रहा है मुझे रेक्टेंगुलर सरफेस, ये सरफेस कैसे बना है, ये वन लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, ये सिक्स्थ लाइन, ये सेवंथ लाइन, एक प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है ना, आप देख सकते हो बहुत सारे लाइंस को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक सरफेस मिलेगा, और ये सारे लाइन एक तरह से एक लेवल पे है, ऐसा नहीं कि कोई लाइन ऊपर कोई लाइन नीचे, ये तो सरफेस आपको मिलेगा ही नहीं। सरफेस आपको तब कब मिलेगा जब ये, अगर मैं बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस को, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टिक ले लिया, 100 स्टिक्स ले लिया, उसको आपने 1 to 1 ज्वाइन कर दिया तो आपको सरफेस मिलेगा, आपने उसको स्टिक कर दिया आपको लाइन मिलेगा। पर अगर एक स्टिक ऊपर है एक स्टिक नीचे है तो आपको सरफेस नहीं मिलेगा। अनइवन इवन लाइन्स होना चाहिए सरफेस के लिए। इवन का मतलब क्या होता है कि एक लेवल पे होना चाहिए तब आपको सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लाइन्स को ज्वाइन करके आपको सरफेस मिलता है, और वो जब सरफेस वो लाइन्स इवन रहती है तब आपको सरफेस मिलता है। अगर लाइन्स अनइवन है ऊपर नीचे तो यू वोंट गेट अ सरफेस, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, यूक्लिड्स की बेसिक डेफिनेशंस, पॉइंट क्या है लाइन क्यों, क्योंकि आप आगे आप जितना भी पढ़ोगे 9th में 5th चैप्टर है, उसके बाद आप लाइन्स पढ़ोगे, एंगल्स पढ़ोगे, ट्रायंगल्स पढ़ोगे, क्वाड्रिलैटरल, पैरेललोग्राम, एरिया, हेरॉन्स फार्मूला, सर्कल, एवरीथिंग जो भी कुछ है उसका बेस कहाँ पे, यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में। तो यूक्लिड्स की ज्योमेट्री का जो भी बेस है वो सारा का सारा ये यूक्लिड की जो डेफिनेशंस और एक्सियोम्स के ऊपर बेस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया डेफिनेशंस। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो सेकेंड पार्ट बोलता है कि यूक्लिड्स के एक्सियम्स, ठीक है। अब एक्सियम्स का मतलब क्या होता है, एक्सियम्स का मतलब क्या होता है, एक्सियम्स का मतलब होता है कि जो हम यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हम अपने अराउंड देखते हैं उसको आप बोलते हो एक्सियम्स, जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका कोई हम प्रूफ नहीं देते, देयर इज नो नोन प्रूफ फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, इट्स एक्सेप्टेड यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको आप एक्सियम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सियम्स है इसको यूज करके हम एक्सियम्स करते हैं जिसको हमने प्रूव नहीं किया, जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे यूनिवर्स में है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एक्सियम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल के सन राइजेज इन द ईस्ट, देन फायर बर्न्स पेपर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक्सियम्स हैं क्योंकि इसको हमने प्रूव नहीं किया, ये हमने देखा है अगर ऐसे होता हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जो तो ये सारे एक्सियम्स कहलाते हैं। अब एक्सियम्स जनरल किसी भी फील्ड में, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो सारे यूनिवर्स की नोन ट्रूथ है उसको आप एक्सियम्स बोलते हैं, और वो ट्रूथ जो ज्योमेट्री की फील्ड के हैं उसको आप पोस्टुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज मैं एक्सियम्स डिस्कस करूँगी। अब एक्सियम्स जो है आपको बहुत बार पूछा जाएगा कि एक्सियम्स जो है दो टाइप के होते हैं। एक्सियम्स कौन से दो टाइप के एक्सियम्स होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन एक्सियम्स। एक्सियम्स आपके कौन कौन से होते हैं, एक्सियम्स कैन बी ऑफ टू टाइप, दे कैन बी कंसिस्टेंट और दे कैन बी इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है एक जैसा, कंसिस्टेंट का होने का मतलब क्या, एक जैसा। जैसे हम बोलते हैं ना, हम बैटर बनाते हैं, जैसे हमने बेसन पानी में डाला और हम उसको अच्छे से फेंटते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पानी ज़्यादा कहीं कम। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा होना, ठीक है। तो एक्सियम्स या तो एक्सियम्स हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए,
एक्सियम्स का मतलब क्या कि बहुत सारे नोन ट्रूथ है, बहुत सारे एक्सियम्स है, बहुत सारे एक्सेप्टेड ट्रूथ है, पर वो आपस में क्लैश नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल दूंगी कंसिस्टेंट एक्सियम का और एक मैं आपको दूंगी इनकंसिस्टेंट एक्सियम का एग्जाम्पल। फिर आगे चल के मैं आपको एक एग्जाम्पल, ये अभी मैं जनरल आपको जो आपके रियल लाइफ में आते हैं वो एग्जाम्पल दूंगी और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक ज्योमेट्री का एग्जाम्पल, मैथ्स का एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ एक्सियम्स को कंसिस्टेंट, बहुत सारे एक्सियम्स को कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब वो आपस में क्लैश नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो मेरे पास एक्सियम्स है। पहला एक्सियम है कि द सन राइजेस इन ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है। सेकेंड एक्सियम क्या है कि आर अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब ये दो एक्सियम्स हैं, अगर ये दोनों एक्सियम्स एक दूसरे से मेल खाती है, कंसिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि वेस्ट, हमारा सन ईस्ट में राइज होता है और जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, इसलिए जो भी लोकेशन से, जैसे हम इंडिया में हैं तो जो भी हमसे वेस्ट में है वो हमसे क्या रहते हैं? वो हमसे लैग करते हैं टाइम में, हाँ। और जो भी ईस्ट साइड में है, इस साइड में है, वो हमसे क्या करते हैं? हमसे लीड करते हैं साइड में। तो ये जो दो एक्सियम्स हैं वो आपस में क्लैश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन एक्सियम्स को आप क्या बोलते हो? कंसिस्टेंट एक्सियम्स। अब इनकंसिस्टेंट क्या एक्सियम्स है? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको। अगर अर्थ के शेप की आप बात करते हो, पहले क्या था? जो सबसे पहला साइंटिस्ट था बर्टन, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि जो हमारी अर्थ है फ्लैट है, ठीक है। तो ये क्या एक्सेप्टेड ट्रूथ है, उसने जैसे भी प्रूव किया उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज द ट्रूथ, अर्थ इज फ्लैट। लेकिन फिर 500 BC में, अराउंड 500 BC पाइथागोरस ने क्या बोला कि नहीं, अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं, वो स्फेरिकल है। तो अब ये जो दो स्टेटमेंट है कि अर्थ इज, पहले बोला फ्लैट और बाद में बोला कि नो अर्थ इज स्फेरिकल, तो ये जो दो सिस्टम्स थे, ये जो दो एक्सियम्स थे, वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जो दो एक्सियम्स क्या हो गए? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे एक्सियम्स नहीं होना कि आज आपने उसको बोला कि वो सही है, कल चल के वो गलत हो जाए। तो आपके जो भी एक्सियम्स आप बनाते हो उसको आपको बहुत केयरफुली एक्सेप्ट करने के पहले बहुत अच्छे से उसको प्रूफ लेना पड़ता है। तो ये जो एक्सियम्स बनाए हैं ये बहुत एनालिसिस करने के बाद ये सारे एक्सियम्स बने हैं, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है। और हम जो भी आगे चल के थ्योरम्स करते हैं, प्रूव करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, वो जो सारा कुछ हम लोग करते हैं वो हम क्या करते हैं? इन एक्सियम्स के ऊपर बेस्ड हम सारे थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। समझ में आ रहा? तो अब मैं आपको एक्सियम्स बताती हूँ, ठीक है। एक्सियम्स मतलब एक्सेप्टेड यूनिवर्सल ट्रूथ विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। सबसे पहला एक्सियम क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक सिंपल से इक्वेशन लेती हूँ, फिर मैं इसको ज्योमेट्री में अप्लाई करके बताती हूँ। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर, फॉर एग्जाम्पल 2, एक चीज है A और एक चीज है B। A की वैल्यू है, A भी 2 को इक्वल है और B भी 2 को इक्वल है। सेम थिंग को दोनों इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये तो एक सिंपल सा इक्वेशन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसा शेप है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। मतलब अगर दो चीज एक ही चीज को सेम है तो वो आपस में भी सेम होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक शेप है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक बड़ा सा स्क्वायर है आपका, ठीक है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है आपने, ठीक है, और आपने एक सर्कल बनाया हुआ, तो ये रेक्टेंगल का एरिया सर्कल के एरिया को इक्वल आ रहा है। मैं एरिया की बात कर रही हूँ, मैं शेप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एरिया की बात कर रही हूँ। एरिया मतलब इसका ये पोर्शन एरिया, इसका ये पोर्शन एरिया और इसका ये पोर्शन एरिया। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये हमारा फर्स्ट एक्सियम है, ठीक है। अब सेकंड एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। फिर से सेम एग्जांपल, एक अलजेब्रा का एक ज्योमेट्री का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 3 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता, क्या होगा? 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3 ये नोन फैक्ट है। अब इसमें अगर मैं +2 करूं और इसमें मैं +2 करूं तो क्या होगा? 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब मतलब मैंने
जो ये 3 और 3 इक्वल थे, इसमें इक्वल चीज ऐड की 2 2, तो इनका जो सम आया वो भी 5 5 आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 में 2 प्लस करती हूँ और यहाँ पे मैं 3 में 4 प्लस करती हूँ तो क्या होगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल्स ऐड नहीं किया है। तो अगर हम इक्वल ऐड करते दो इक्वल चीज में तो उनका जो सम आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस चीज है। थर्ड एक्सियम में इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। वेरी गुड, सेम चीज है यहाँ पे। इफ आई से 6 इज इक्वल टू 6, दे आर इक्वल। इफ आई सबट्रैक्ट 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी अगर मैं 2 सबट्रैक्ट करें तो आई गेट 4 इज इक्वल टू 4। व्हाई दे कम आउट टू बी इक्वल? बिकॉज आई हैव सबट्रैक्टेड इक्वल फ्रॉम इक्वल्स। दैट्स व्हाई द आंसर व्हिच आई गेट दे आर इक्वल। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू फोर्थ एक्सियम। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड, फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव 2 पेजेस, if I have 2 pages, okay, this is one page, this is second page. Now they are coinciding with one another. You can see they are coinciding. यहाँ पे coincide, यहाँ पे coincide, यहाँ पे चारों साइड से coincide कर रहा है। कोई भी शेप आप लीजिए, 2 बैंगल्स की पेयर ले लीजिए, सॉक्स की पेयर ले लीजिए, अगर एक के ऊपर एक आप रखोगे तो वो coincide करता है, तो इसलिए वो इक्वल है, because they are coinciding with one another. ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप रियल लाइफ में देखते हो, इसको प्रूव करने की जरूरत है, इसलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसा ही है, और फिर इसको यूज़ करके आप बाकी थ्योरम्स बनाते हो। आप देखोगे लाइन्स एंड एंगल्स में थ्योरम्स आप पढ़ोगे, ट्रायंगल्स में पढ़ोगे, सब जगह पढ़ोगे, तो इन्हीं एक्सियम्स को यूज़ करके आपने थ्योरम्स लिखे होंगे। ठीक है, तो अब हम फोर्थ एक्सियम तक आ गए। अब हम 7 एक्सियम से 5th पे आएंगे हम। द होल इज अ ग्रेटर दैन द पार्ट। द होल इज अ ग्रेटर दैन द पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेरे पास पिज़्ज़ा खाते सब बच्चों को बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा, एक पूरा पिज़्ज़ा आपने लिया, उसका आपने 4 स्लाइसेस किए, उसमें से एक स्लाइस आपने निकाल लिया है ना। आपने क्या किया, 4 स्लाइसेस, ये एक पिज़्ज़ा है, ये होल है, पूरा है, इसके आपने सपोज 4 इक्वल पार्ट्स किए, 4 पार्ट किए। ये वाला जो पार्ट है, इफ़ आई टेक इट आउट, इसको अगर मैं ले लेती हूँ बाहर, ठीक है, बाहर निकालती हूँ मैं इसकी कोई पार्ट को, तो दिस इज पार्ट एंड दिस इज होल, तो पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो कि एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हो कि a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या, a बड़ा है, b छोटा है, तो क्या होगा कि a इज ग्रेटर देन b। फॉर एग्जाम्पल 6 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या होगा, ये जो b है, ये दिस इज लेस देन द होल। जो बड़ा चीज़ है उसका जो छोटा पार्ट होगा, इट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मैंने पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल ज़्यादा रेलेवेंट, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू 6th एग्जाम्पल। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल, डबल ऑफ द सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b और एक वेरिएबल है c। ठीक है, a क्या है, इसका डबल, मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 2c। b भी क्या है, इसका डबल, तो b इज इक्वल टू 2c। अब देखो a इक्वल टू 2c एंड b इक्वल टू 2c, तो क्या होगा अल्टीमेटली, a इज इक्वल टू b, है ना। वो चीज़ें जो इसके ये जो c है उसका डबल है, a भी c का डबल है, b भी c का डबल है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, a इज इक्वल टू b है। मैंने इक्वेशन से समझा है क्योंकि ये बहुत आसानी से समझ जाता है। फिर हम ज्योमेट्री में इसको अप्लाई करेंगे, तो क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, c का डबल है a और b का भी डबल है c, तो a इज इक्वल टू b, दे आर इक्वल। जस्ट इसका उल्टा, थिंग्स विच आर हाल्फ्स ऑफ द सेम थिंग, हाल्फ्स का मतलब आधा, हाल्फ्स का मतलब क्या होता है, आधा। तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि थिंग्स विच आर हाल्फ्स ऑफ द सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल a है, b है और c है, तो a इज इक्वल टू हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, तो c/2 और b भी क्या है, c/2, c का ये भी c/2, ये भी c, तो अल्टीमेटली क्या होगा, a इज इक्वल टू b, क्योंकि इसमें भी c/2 है और ये भी इक्वल है c/2, तो a इज इक्वल टू b आ जाएगा। फिर से क्या हुआ, थिंग्स विच आर हाल्फ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियस है, तो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स, ये जो बुक में लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई हैव ट्राइड टू टेक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट्स। ओके, तो आज हमने क्या कवर किया, बेसिक्स अबाउट यूक्लिड,
डेफिनेशंस, एक्सियम्स, अब बचते हैं इसके 5 पोस्टुलेट्स, 5th पोस्टुलेट का एक्सटेंशन और इसके न्यूमेरिकल्स, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप इसको पूरा पढ़िए और इसमें आपको जो भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।